हेलो एवरीवन। 50 साल पहले 25 जून की रात कुछ ऐसा हुआ था भारत में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दौर जब अखबार खाली छपने लगे थे और नेताओं को जेल भेजा गया था। एक ऐसा निर्णय जिससे पूरा भारत ठहर गया था। तो आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे 50 साल पहले जो भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी उसके पीछे क्या कारण थे, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये आज की वीडियो। 26 जून 1975 की सुबह भारत के जो लोग थे उन्होंने जाकर देखा कि उनकी आवाज़ को जेल में बंद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। जब लोगों ने सुबह टेलीविज़न, न्यूज़पेपर देखे, रेडियो ऑन किया तो उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाई देती है, जहां पर उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लोगों को संबोधित किया कि भारत में आपातकाल लगने जा रहा है। लेकिन लोगों को इसके मायने नहीं पता थे। लोग घबरा रहे थे कि इसके पीछे क्या होने वाला है, क्योंकि उस समय पर किसी को भी आपातकाल का मीनिंग नहीं पता था और इंदिरा गांधी के सामने इसका ये एक बड़ी चुनौती थी। लोगों को इमरजेंसी के बारे में बताना, इमरजेंसी के बारे में उन्हें जानकारी देना कि कैसे लोगों को बताया जाए, क्योंकि ऐसे जब कोई भी खबर फैलती है तो लोगों में एकदम से भगदड़ मच जाती है, तो अपने अपने लेवल पर सब लोग प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इस इमरजेंसी के ओवरव्यू को देखें, मतलब इसका ड्यूरेशन जो था, इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 की रात को और 21 मार्च 1977 तक इसको कंटिन्यू किया गया था। 21 महीने तक ये काला अंधेरा था जो भारत के लिए छाया हुआ था। इस समय को भारत के लिए हम काला दौर भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान का काला दौर था, क्योंकि उस समय पर संविधान में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। संविधान में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मौलिक अधिकारों का, उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखा जा रहा था। तो ये जो है उस समय जो प्रेसिडेंट थे फारुखदीन अली अहमद, तो उनसे कहकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी पूरे भारत में। और ये इमरजेंसी का जो ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, इसमें किया गया है कि नेशनल इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर लगाई जा सकती हैं। अगर इसके हम रीज़न देखें कि इसके रीज़न क्या थे, इसके पीछे काफ़ी रीज़न थे। एक तो मेन रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न, जो राजनीतिक कारण थे। इसमें राजनीतिक कारणों में भी बहुत प्रकार के कारण हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी नेता, उसको अपनी सत्ता खोने का डर रहता हो, या फिर उसको ऐसा लगे कि कोई और नेता या विपक्ष दल हमारे काम में अड़चन डाल रहा है या हमसे बार बार हमारे पर जांच प्रक्रिया चल रही है, तो इसी प्रकार के पॉलिटिकल रीज़न हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहे थे इंडिया में, कुछ ऐसे आंदोलन चल रहे थे गुजरात, बिहार क्षेत्र में, जैसे वहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन जो थी उन्होंने आंदोलन कर दिए थे। वहाँ जो मेस का खाना था उनके रेट काफ़ी बढ़ा दिए गए थे, महंगाई बढ़ चुकी थी उस समय पर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन इसका जो मेन रीज़न हम देखें तो इलाहाबाद कोर्ट का एक फैसला आता है 12 जून 1975, इमरजेंसी से पहले आता है। सबसे बड़ा झटका लगता है इंदिरा गांधी को। 1971 के जो रायबरेली के चुनाव हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई थी जिसमें ये आरोप लगा था कि इंदिरा गांधी ने जो 1971 के चुनाव में धांधलेबाजी की है तो उनको दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उनकी चुनावी जीत को रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंदिरा गांधी की सत्ता कमज़ोर होने लगी। फिर उन्हें लगा कि अब विपक्ष उन्हें हटाने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों पर प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें संसद में वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इससे इंदिरा गांधी डर गई थी। उन्हें डर लगने लगा कि अब मेरी सत्ता कमज़ोर हो चुकी है। इसके पीछे एक और रीज़न अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण, उनका आंदोलन, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, जेपी नाम इनका शॉर्ट नेम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इन्होंने पूरे भारत में इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इनका नारा था संपूर्ण क्रांति।
उन्होंने पुलिस और सेना के से सरकार के गलत आदेश को मानने की अपील की, ना मानने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो सरकार गलत आदेश दे रही है आप उनको फॉलो ना करें। इसके अलावा विपक्षी नेता जिसमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इनका फुल फॉर्म है LK लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने भी JP जयप्रकाश नारायण का साथ दिया, उनके आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर इंदिरा को लगा कि अगर ये आंदोलन बढ़ा तो उनकी सरकार गिर सकती है, तो इसी तरह धीरे धीरे उन्हें अपनी जो उनका डर था वो बढ़ता चला गया। इंदिरा गांधी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती गई, आर्थिक समस्याएं काफ़ी उस समय बढ़ चुकी थी, महंगाई हो चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे। इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी उसकी जो जो वो फेमस थी वो कम होती जा रही थी, उनकी लोकप्रियता खत्म हो रही थी। कांग्रेस पार्टी में मतभेद देखे जा रहे थे, मतलब अलग अलग गुट बन चुके थे। कई नेता इंदिरा के खिलाफ थे लेकिन कई नेता उनका साथ दे रहे थे। लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा था। इंदिरा ने अपने फैसले कैबिनेट की बजाय अपने हाथों में केंद्रित कर लिए थे और इस प्रकार लोकतंत्र की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। इसके अलावा और भी काफ़ी आंदोलन चल रहे थे जिसमें इंदिरा गांधी को उसके सत्ता ख़त्म करने की, मतलब उसको कुर्सी से हटाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि उस समय उन्होंने पूरा कंट्रोल, पूरे भारत को अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने भारत की जनता के साथ साथ जो भारत का मीडिया था उसको भी अपने अंडर कर लिया। इसके अलावा उनका बस चलता तो वो पूरे जो फॉरेन का मीडिया था, जो भी न्यूज़पेपर थे, उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेते, लेकिन उन्होंने सेंसरशिप तो वहाँ की न्यूज़पेपर पर भी लगा दी थी। तो इसी तरह काफ़ी नारे लगाए जा रहे थे, भ्रष्ट इंदिरा गांधी, त्याग पत्र दो, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा था। इसके अलावा विरोध को दबाने की कोशिश भी की जा रही थी, जैसे मीसा एक्ट, जिसको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके तहत 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय पर। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई ताकि सरकार के खिलाफ कोई भी अखबार ना छप सके। प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई गई ताकि लोग सड़कों पर ना आ सके। तो ये सब कोशिशें इंदिरा गांधी के द्वारा की जा रही थी उस समय पर। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें विपक्षी नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। छात्रों को, पत्रकारों को, सभी को अरेस्ट कर लिया गया था मीसा एक्ट के तहत। तो इसी तरह लोगों का जो गुस्सा था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, क्योंकि वो इंदिरा गांधी का अब वो घिनौना रूप देख रहे थे जिसे वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कुछ संविधान में बदलाव किए गए इंदिरा गांधी के द्वारा। उन्होंने 38th एंड 42nd अमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपातकाल की जो सिचुएशन है उसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत केंद्र सरकार की जो ताकत थी वो बढ़ा दी गई। न्यायपालिका को कमज़ोर कर दिया गया। संसद का कार्यकाल 5 से 6 साल तक कर दिया गया था। ये एक ऐसा समय था जब भारत की जो संसद थी उसका जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष किया गया। ये 42nd अमेंडमेंट 38 संशोधन के तहत इसको लागू किया था। हालांकि इसको बाद में कम कर दिया गया था 5 वर्ष। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ADM जबलपुर केस 1976 में ये फैसला दिया कि आपातकाल में जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है। तो आप देखिए वो उस समय लोगों के लिए कितना काला दौर था, उससे जीने, उन लोगों से जीने का भी अधिकार छीन सकता था किसी भी समय। लेकिन इसके अगर हम इंदिरा गांधी के द्वारा जो कारण बताए गए उस पर एक नज़र डालें तो उन्होंने क्या कारण बताए। उन्होंने अपने ये लॉजिक रखे कि देश की एकता और सुरक्षा को खतरा हो रहा है। उनका ये कहना था कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहे हैं, विपक्षी गतिविधियों से देश में अराजकता फैलती जा रही है। उन्होंने ये दावा किया कि कुछ समूह संविधान को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दावे गलत भी बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक लॉजिक ये भी दिया कि ये सब कुछ आर्थिक स्थिरता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इमरजेंसी लगाना जरूरी है। हड़तालें, प्रदर्शन, राजनीतिक अशांति देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महंगाई, अनिश्चितता को रोकने के लिए आपातकाल को उन्होंने ज़रूरी बताया। लेकिन लोग सड़कों पर उतर चुके थे उस समय पर।
इसके अलावा विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप भी बताया गया। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी एजेंसियां भारत की अंदरूनी अशांति को उसका फ़ायदा उठाकर भारत के लोगों में गुस्सा फैला रही, लोगों में गलत भावना फैलाई जा रही है, लेकिन इसके कोई भी हमें प्रूफ एविडेंस नहीं मिलते हैं। ये सभी ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिर्फ काल्पनिक बातें थी। सरकार के कामकाज में बाधा, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये शिकायत कर दी कि जो विपक्ष है, मतलब जो अपोजिट पार्टी है, वो संसद और सरकार के काम को जानबूझकर ख़त्म करना चाह रही, मतलब उनमें दखल दे रही है। तो ये सभी कारण उनके द्वारा बताए जा रहे थे। अब देखिए, क्या ये कारण सही थे? आप खुद भी सोचिए, क्या ये कारण सही हो सकते हैं जिसमें किसी भी इंसान से उसके जीने का अधिकार छीना जा सकता है, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लोगों तक सही खबर नहीं पहुंचाने दी जा रही? तो क्या ये सब लॉजिक सही थे? तो संविधान के अनुच्छेद 352 में जब हम देखते हैं, आंतरिक अशांति का प्रावधान था जिसके तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है पूरे भारत में, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका गलत उपयोग किया था। 1977 के चुनावों में हार ने ये चीज़ साबित भी कर दी थी कि इन कारणों को सिर्फ एक बहाना बनाया गया। अगर ये कारण सही होते तो उस समय 1977 के जब चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी जब इलेक्शन लड़ती हैं तो उनकी जीत पक्की थी, लेकिन वो काफ़ी बड़ी हार के साथ, मतलब काफ़ी बड़ी नुकसान के साथ वो हार जाती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें जो आपातकाल के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, अनुच्छेद 352 के उससे लेकर 360 तक दिए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय संकट, संविधान व्यवस्था खतरे में होने पर केंद्र सरकार को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार के इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, कोई युद्ध हो, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति, इसको ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर इसको लागू करते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर संसद से मंजूरी लेना जरूरी होता है, और वो भी बहुमत से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसको कब कब लगाया गया भारत में? 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था, चीन और भारत का युद्ध। उसके अलावा 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1975 से 77 तक जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने लगाया था। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है इमरजेंसी को लगाते समय। ये शुरू में 6 महीने, हर 6 महीने बाद संसदीय मंजूरी के साथ जब इसको पार्लियामेंट इसको फिर से पास कर देती है इस प्रस्ताव को, तो इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978, उसके बाद लोकसभा साधारण बहुमत से इसे रद्द भी कर सकती है। इसके अलावा दूसरा जो प्रावधान है राज्य आपातकाल का, स्टेट इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। किसी भी स्टेट में जब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस पूरी स्टेट की जो सरकार है वो भंग कर दी जाती है, और उस पर पूरी जो राष्ट्रपति है उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है एक पर्टिकुलर स्टेट पर। राज्य में कोई भी संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाए, सरकार गिर जाए या कानून व्यवस्था खत्म हो जाए, तो उस समय पर ये इमरजेंसी लगाई जाती है। पंजाब में लगी थी ये 1987 से 92 के बीच, आतंकवाद के कारण लगाया गया था इसको। उत्तर प्रदेश में 2018 में चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिला था तो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी। इसको 2 महीने के अंदर संसदीय मंजूरी लेना जरूरी होता है, और 6 महीने तक मतलब ये लगाई जा सकती है, और इसको मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि अगर एक बार इमरजेंसी लगा दी तो जब तक मर्जी चाहे राष्ट्रपति इसको चला सकता है। इसको 6 महीने तक, नॉर्मल इसको 6 मंथ लगाया जाता है, लेकिन इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। अभी तक भारत में पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की होती है जब भारत की जो फाइनेंशियल स्थिति होती है वो ख़राब हो जाती है, जब भारत का जो फाइनेंस हो वो खतरे में हो जाए, तब इस इमरजेंसी को लगाया जाता है। भारत में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, किसी भी ईयर में इसको नहीं लगाया गया। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी जाती है। राज्यों के वित्त पर पूरी तरह से केंद्र का नियंत्रण हो जाता है।
राज्य के जो धन विधेयक मनी बिल होते हैं उनकी मंजूरी के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत किया जाता है। इसके अलावा जब ये आपातकाल लगा था भारत में, इसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे? सबसे पहले तो विपक्ष का दमन कर दिया गया था। विपक्षी नेता को अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और भी जो नेता थे, क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, उनके नेता को जेल में डाल दिया गया। इस तरह विपक्ष का दमन हुआ। जनता सरकार का उदय होता है। तो ये एक बहुत मतलब गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं कि इस समय पर जनता सरकार का उदय होता है भारत में। इंदिरा गांधी की छवि को नुकसान होना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे उस समय पर फैसले ले लिए थे जो कि लोगों के खिलाफ थे। इस तरह उनकी सरकार गिरने पर आ जाती है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स छीन लिए गए थे। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को भी छीना जा सकता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी छीन गई थी। प्रतिबंध, सेंसरशिप लगा दी गई प्रेस पर। अगर कोई भी प्रेस में, न्यूज़ में कोई भी लोगों तक न्यूज़ फैलाई जाएगी, न्यूज़ दी जाएगी, तो उसको पहले एक कमेटी के तहत चेक किया जाएगा, जिसके तहत अगर वो न्यूज़ सरकार के खिलाफ नहीं है फिर ही उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, अदरवाइज उसको बैन कर दिया जाएगा। तो इसके तहत बहुत सारी जो मूवीज़ थी उनको भी बैन किया गया था ताकि लोगों तक सही संदेश ना पहुँच सके। जबरन नसबंदी कराई गई थी, स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा था और इसका कारण ये बता रहे थे कि गरीबी और अर्थव्यवस्था की समस्या जो है वो जनसंख्या बढ़ने से हो रही है। इस वजह से लोगों की नसबंदी की जा रही थी। इसमें 16 से लेकर 40 साल तक के जो भी व्यक्ति थे उन सभी की नसबंदी जबरन की जा रही थी। पुरुष नसबंदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था क्योंकि वो इसे आसान और सस्ता मान रहे थे। इसके अलावा जो नसबंदी के कारण होते हैं, मतलब ज़बरदस्ती हो रही थी, दबाव बनाए जा रहे थे लोगों पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ऐसे झूठे वादे किए जा रहे थे, उन पर धमकियां दी जा रही थी कि आपको राशन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी अगर आप नसबंदी नहीं कराएंगे। इसके अलावा लोगों को कुछ पैसे का लालच देकर भी इस काम के लिए राज़ी करवाया जा रहा था। कैदियों की रिहाई का लालच दिया गया था। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी की जा रही थी। आप पिक्चर्स में ये हालात देख सकते हैं, उस समय के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। जो ये की जा रही थी नसबंदी, इससे काफ़ी बुरे इम्पैक्ट पड़े थे। पुरुषों से बचने के लिए कई महिलाओं ने खुद नसबंदी करवा ली थी क्योंकि उनके पति भाग गए थे या फिर इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। तो महिलाएं भी इनके बहकावे में आ चुकी थी, उनके द्वारा भी ये नसबंदी की जा रही थी। जो असुरक्षित ऑपरेशन से कई महिलाओं की मृत्यु भी हो गई थी और स्वास्थ्य संबंधी कई ज़्यादा समस्याएं भी देखने को मिली थी। ये मतलब लापरवाही से की जा रही थी ये सर्जरी जो थी। इससे गंदे उपकरण यूज़ हो रहे थे और एनेस्थीमिया का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा था, उसके बिना ही ऑपरेशन हो रहे थे। 2000 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई थी अधिक ऑफिशियली, लेकिन 10,000 से ज़्यादा मौतें बताई जाती है कि उस समय इतना बड़ा मतलब जनसंहार हुआ था कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी इस स्टेरिलाइजेशन की वजह से। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल था ये इंदिरा गांधी और उनके जो संजय गांधी, उनके द्वारा, मतलब इनके जो साथी संजय गांधी हैं, इनके द्वारा ये नसबंदी कराई जा रही थी। इन दोनों का सबसे बड़ा रोल था। इन्होंने अपने जो भी रूल थे वो इतने ज़्यादा कड़े कर रखे थे कि लोगों को मजबूर होना पड़ा था। इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की आलोचना की जा रही थी। इसी चीज़ को देखते हुए एक आयोग को गठित किया गया था जिसको शाह आयोग का नाम दिया गया। मतलब कि शाह आयोग गठित किया गया था और उस आयोग ने काफ़ी इसकी जो भी सच्चाई थी वो बाहर सामने रखी थी। काफ़ी आंकड़े ऐसे प्रस्तुत किए, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी जांच की जिससे जो भी सच्चाई थी वो बाहर आ चुकी थी। जैसे कि वहाँ मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि लापरवाही की तरह, मतलब लापरवाही से ऑपरेशन किए जा रहे थे। जैसे कोई भी जो भी मतलब यूज़ होते उपकरण वो अच्छे नहीं थे या एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो भी इससे लंबे समय की जो समस्याएं थी, पुरुषों को दर्द या संक्रमण या यौन समस्याएं जो थी वो ज़्यादा सामने आई, मतलब वो काफ़ी देखने को मिली। इसके बाद मतलब सरकार के प्रति जो लोगों में था वो गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। गरीब दलित समुदायों को निशाना बनाया गया था, जिससे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो ज़्यादा, मतलब इंदिरा गांधी की जो छवि थी वो और ख़राब होती चली गई।
1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार होती है, तो ये इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि उस समय पर इतने बुरे स्टेप उठाए गए थे कि लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और शाह आयोग ने इसको जबरन और असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि इसको जबरदस्ती ये नसबंदी की गई थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है इस आपातकाल का। 1975 में भारत की अर्थव्यवस्था मतलब जब इमरजेंसी लगती है तो पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आ जाती है। पूरे जो निजी जो भी उद्योग थे, सरकारी या जो भी उद्योग थे, निजी थे, उस समय पूरी तरह से कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो जिससे क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे गए। वो अपनी मर्जी से हर एक काम करवाते थे। जो भी उन्हें जो कृषि थी, कृषि में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे गए। जो भी सरकार को नीड थी, जो अपना फ़ायदा देखने के लिए जो उन्हें कृषि फ़ायदेमंद लगती थी, वही लोगों को मजबूर किया जाता था। लंबे समय तक आर्थिक विकास नहीं हो पाया था। मतलब काफ़ी जो अर्थव्यवस्था थी भारत की वो पीछे जा चुकी थी। इसके अलावा जब इमरजेंसी में प्रेस पर सेंसरशिप और सांस्कृतिक प्रतिरोध किया गया, उसके भी काफ़ी इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। प्रेस सेंसरशिप में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। जो भी मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति न्यूज़ नहीं छाप सकता था। इसी वजह से जो काफ़ी न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, द इंडियन न्यूज़पेपर, तो उन्होंने जो एडिटोरियल का पेज होता था उनको बिल्कुल ब्लैंक मतलब खाली छोड़ देते थे या फिर कार्टून के ज़रिए कुछ और चीज़ बना देते थे जिससे लोगों तक संदेश पहुंच सके कि जो भारत में मतलब कि मीडिया है उसका मुंह भी बंद कर दिया गया। हालांकि लोकतंत्र का ये फोर्थ पिलर होता है मीडिया, तो अब इसको सरकार ने पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। तो इस वजह से ये भी हम कह सकते हैं कि लोगों तक अब जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। मूवीज़ काफ़ी बैन की गई थी इमरजेंसी के दौरान, जैसे कि आंधी मूवी, ये गुलजार की मूवी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश दिया था इसमें। मतलब काफ़ी जो भी जैसे एक नसबंदी पर भी मूवी बनी थी, उसको भी बैन किया गया था। आंदोलन मूवी जिससे क्या था, लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी। तो इस जागरूकता को ख़त्म करने के लिए जो सरकार थी उसने काफ़ी मूवीज़ को बैन कर दिया। किस्सा कुर्सी का, जिसमें ये बताया गया है कि जो इंदिरा गांधी है उसने कैसे कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए लोगों पर अपना जो अत्याचार किए थे। इसके अलावा चंदा मारू था, तो ये सभी मूवीज़ को बैन किया गया था। नसबंदी पर भी एक मूवी तैयार की गई थी, उसको लेकिन 1978 में फिर रिलीज़ किया गया था जब इमरजेंसी हटा दी गई थी। क्रांति की तरंगे, वेव्स ऑफ रेवोल्यूशन, तो इसको भी 1975 में बनाया गया था, लेकिन इसको फिर इमरजेंसी के बाद ही इसको लागू मतलब इसको चलाया गया था, लॉन्च किया गया था। क्योंकि उससे पहले क्या था, जो भी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली थी उनको बैन कर दिया गया था कि अब लोगों तक किसी भी प्रकार का कोई संदेश ना पहुंच सके। लेकिन जब फिर इंदिरा गांधी को एक ऐसा लालच दिया जाता है कि अगर आप इमरजेंसी को हटा देते हैं तो लोग आपको जिता देंगे, तो उनके किसी साथी ने उनको ये एक सलाह दी थी, तो उन्होंने उनकी सलाह मानते हुए ये इमरजेंसी को हटाया। लेकिन जब 1977 के चुनाव होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी को बहुत भारी हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार जो है फिर से गिर जाती है। और फिर इसके बाद 1980 के दौर में फिर से सरकार बनती है इंदिरा गांधी की। लेकिन ये जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी का प्रभाव इतना ज़्यादा लोगों पर पड़ा था कि लोगों ने एकदम से सरकार गिरा दी थी इंदिरा गांधी की। तो इसी तरह लोगों में जागरूकता होनी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो उनको अपने अधिकारों का पता होगा। कई लोगों को पहले अपने मौलिक अधिकारों की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई जागरूकता नहीं थी, लेकिन जैसे इमरजेंसी के दौरान उनके अधिकार छीनने लगे, उनको नज़रबंद कर दिया जाने लगा, किसी को भी गिरफ्तार कर देते, किसी को भी मार देते, किसी की भी नसबंदी कर देते या किसी का भी नरसंहार हो रहा था। तो इसी तरह लोग जागरूक होते गए कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो उसके बाद जब लोगों ने अपना गुस्सा और जो भी अपने गुस्सा जो अंदर का भरा हुआ था, उनका आक्रोश, वो पूरा 1977 के चुनावों के बाद देखा जाता है। जब समाजवादी पार्टी मतलब सत्ता में आती है, और ये मतलब ऐसा दौर था उस समय 1977 का ऐसा समय था जब नॉन कांग्रेस जो पार्टी थी पहली बार सत्ता में आई थी। तो इसके बाद जो संविधान संशोधन किए गए, काफ़ी आंतरिक अशांति की जगह इसको सशस्त्र विद्रोह शब्द से जोड़ा गया था।
आपातकाल की घोषणा के लिए अब जो मंत्री परिषद थी उसकी मतलब रेकमेंडेशन, उसकी सिफारिश जरूरी कर दी गई कि अगर संसद के द्वारा सिफारिश की जाएगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, तभी जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। इसका समय जो था 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी प्रावधान किया गया था, जब तक कि संसद के द्वारा इसको प्रस्तावित ना किया जाए। न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ा था इसका, मतलब कि अब इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी कि इमरजेंसी लगाने के पीछे जो कारण बताए गए हैं वो कारण सही है या गलत हैं। ये जो चेंजेस किए गए थे 38 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को संसद से, केंद्र सरकार के फैसलों से अलग कर दिया गया था। लेकिन जब 1976 में फिर से चुनाव होते हैं तो उसमें देखा जाता है 1978 में संशोधन होता है। संशोधन होने के बाद इसको फिर से ऐड किया जाता है कि अब इमरजेंसी लगने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो 50 साल पहले भारत में इमरजेंसी लगी थी, कुछ ऐसे फैसले उस समय की सरकार के द्वारा लिए गए थे जिसके काफ़ी बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। उसमें काफ़ी, इसके अलावा वो दौर ऐसा था कि उस समय पर लोगों ने अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि लोगों का सबसे पहले जो विश्वास बना हुआ था कांग्रेस सरकार पर, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तो इसी तरह लोगों में काफ़ी बदलाव देखे गए और ये एक ऐसा दौर था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय पर काफ़ी लोगों की मतलब जान ली गई थी, जो कि एक सोची समझी चाल भी इसको कहा जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों हम किसी और स्टोरी के साथ। अगर आपको ये अच्छी लगी हो या आप अपने विचार देना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।